आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। जूं जूं आईनी तरमीम का मामला जोर पकड़ रहा है, तू पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर तुंदी बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो कूतें हैं जो कहते हैं कि आईनी तरमीम के ज़रिए हमने मुल्क को मुस्तहकम करना है, दूसरी तरफ वो कूतें हैं जो कहते हैं कि आईनी तरमीम का रास्ता रोक कर हमने निज़ाम को पलटना है। एक तरफ मुआशी इशारे हैं जो बतदरीज आपको बेहतरी की खबर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एहतजाज है जो कहता है कि हमने मईशत को या किसी और मामले को सामने नहीं रखना, हमने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान अगले 10 दिन के अंदर ये तय करेगा कि इस मुल्क की सिमत क्या है, एहतजाजी और तबाहकुन किस्म की फसाद की सियासत होगी या मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इस प्रोग्राम में हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे और उसके साथ जुड़े हुए मुआशी मामलात को भी टेकअप करेंगे। आज हमने आगाज़ करना है प्रोग्राम का सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ, वफाकी वज़ीर ख़जाना, ताकि आपको पहले से ही बता दें कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी मामलात किस सिमत जा रहे हैं दादोशुमार के ज़रिए। और सबसे अहम बात, जब आप एहतजाज का सुनते और देखते हैं तो आप शायद ख़बरों की तलाश में होते हैं, लेकिन मईशत को कितनी तबाहकारियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ हम इसी प्रोग्राम में सेनेटर हामिद खान साहब को भी दावत देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो रिप्रेजेंट करेंगे कि एहतजाज की सियासत वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। और फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि उन्होंने कल आसमा शिराजी के प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि उनको ख़दशा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर निज़ाम ऐसे चलता रहा तो फिर शायद सियासी निज़ाम का इस तरह चलना मुमकिन ना हो, इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना के साथ हमारी खुसूसी बातचीत जो हमने अब से कुछ देर पहले रिकॉर्ड की। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तलत साहब आप ठीक हैं? अल्लाह इज़ वेरी काइंड जी। ये बताइएगा कि मैंने आपका एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें आप बयान फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हंगामे हुए इस्लामाबाद गिरदोनवा में, इससे नुकसानात कितने हुए, और स्टैगरिंग फिगर है 3 दिन का। मैं सिर्फ ये फार्मूला जानना चाह रहा था जिसके ज़रिए आपने कैलकुलेट किया। कुछ आपने वजाहत की कि कितने लोग मुतासर हुए, लेकिन मैं ज़रा बारीकी से समझना चाह रहा हूँ कि ये आपने कैलकुलेट कॉस्ट कैसे की। जी तो तलत साहब, पहले तो इसका पस मंज़र जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तकरीबन हमें 12 से 14 महीने लगे हैं एज़ अ कंट्री कि हम एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, और उसमें जो करेंसी की स्टेबिलिटी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $10.7 बिलियन पे जा चुका है, जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है, जो पॉलिसी रेट की ट्रेजेक्ट्री है, और जो हमारे लेंडिंग रेट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। और देखिए ये एक पूरा एक टीम वर्क होता है और बड़ी मेहनत हुई है ये मुआशी इस्तेहकाम तक पहुँचने में। तो अब इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, एंड ऑफ सितंबर, वी आर एक्चुअली तलत साहब वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने थोड़े से मुआशी अहदाफ का मैंने ज़िक्र किया है, और ये मैं इसलिए क्यों बात कर रहा हूँ और कल मैंने क्यों बात की, वो इसलिए ये है कि जो मुआशी इस्तेहकाम है या मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। ताकि ये जो फाउंडेशन अब क्रिएट की गई है, अब इस पे हम इमारत खड़ी कर सकें, एंड इंशाल्लाह वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन अ मैनेज्ड काइंड ऑफ वे। तो अगर इस विंडो में अगर स्ट्राइफ होती है या स्ट्राइक होती है या दहशत गर्दी होती है, तो ये इस वक्त जो मुल्क है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बैकग्राउंड इज़ फाइन, लेकिन अगर आप मेरे सवाल की तरफ वापस आएँ, फार्मूला क्या है? देखिए, इसके 3 बेसिक पिलर्स हैं। जब भी कोई इस किस्म का हिकअप आता है या कोई इस किस्म की इंटरप्शन आती है या इंटरवेंशन आती है, तो उसमें देयर इज़ अ फिस्कल कंपोनेंट, देयर इज़ एन इकोनॉमिक कंपोनेंट एंड देयर इज़ अ सोशल कंपोनेंट। अब तलत साहब, आप सोशल कंपोनेंट को तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि अगर स्कूल बंद हो जाएं, अस्पताल का एक्सेस जो है उसमें जाना मुश्किल हो जाए, और खुदा ना खास्ता जो हमने इस दफ़ा देखा भी है, कोई अगर जानी नुकसान हो जाए तो उसकी तो इस प्राइसलेस, उसकी पे तो कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एवरी सिंगल
person's life counts. लेकिन coming back to the economic part of it and the fiscal part of it, तो उसमें हमने देखा कि जी जो GDP का जो Q2 का हमने और Q1 में हमने देखा, उसकी हमने एक परसेंटेज ली कि एक दिन जो है वो क्या कॉस्ट करता है अगर मुल्क बंद हो जाए, शहर बंद हो जाएं और आपके मेन सेंटर्स जो हैं, वेदर इज़ एक्सपोर्ट्स, वेदर इज़ आईटी, वेदर इज़ द क्लोजर ऑफ बिजनेसेस, तो उसके बेसिस पे हमने ये और अभी ये देखें, मैं जो अभी बात करने वाला हूँ उसमें हमने अभी दिस इज़ एन एस्टिमेट एरिसार, हमारा बेस्ट तखमीना है। उसमें जो मैंने कल बात की कि 190 बिलियन का लॉस होता है एवरी सिंगल डे, उसमें जीडीपी का, उसमें जो क्लोजर ऑफ बिजनेसेस है उसका कंपोनेंट है, उसमें जो आईटी डिस्ट्रप्शन होती है, जो सर्विसेज बंद होती हैं उनका एक सिलसिला होता है, और इसके अलावा जो टैक्सेस, because as you know this is a very important component for the economy कि हमने अपना जो फिस्कल इम्बैलेंस को ठीक करना है। हर दिन जब हम बंद होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, whether it's income tax or sales tax, so those are the other components which are part of this exercise. अच्छा, आने वाले दिनों कदा कलामी अगर आने वाले दिनों का कहूँगा कि अगर आने वाले दिनों की तरफ हम जाएं, जाहिर है आप इकोनॉमी के ऊपर सिंगुलरली फोकस्ड हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। आपका टास्क ही है कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवानी हैं, आपने निज़ाम की मुआशी सिमत को दुरुस्त करना है, और हमने ये देखा है कि आप समझते हैं कि आप अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल मामलात में उलझने के, क्योंकि वक्त नहीं है ये ऐसा आपके लिए। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो इकॉनमी को अब चेज़ करती हुई नज़र आ रही है। अब मज़ीद हंगामों की भी इतलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद एहतजाज की भी बात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने दोबारा इस्लामाबाद आना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हम किसी तरीके से इकॉनमी को इन शॉक से आइसोलेट करके चला सकते हैं, या ये हंगामा अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं जाके जिस ट्रेजेक्ट्री का आपने जिक्र किया वो इससे मुतासर हो सकती है। देखिए तलत साहब, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज़ अ गुड वन, हमारी ट्रजेक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसमें मैं सिर्फ ये भी कहूँगा कि सारों जो सूबों के साथ हम मिल के कर रहे हैं, अभी हमने जो नेशनल फिस्कल पैक्ट 30 सितंबर को साइन किया है, तो उसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सब चीफ मिनिस्टर्स का, बिकॉज वी हैव कम टुगेदर एज होल ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरी तो सबसे ये गुजारिश है कि ये हमारे पास तलत साहब ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अच्छी विंडो है, और ये विंडोज़ 12-14 महीने के बाद आई है। और जैसे मैंने कहा, सब ने इसमें बड़ी मेहनत की है, ऑल स्टेक होल्डर्स हैव कम इन। ये किसी कोई फ़र्द वाहिद की बात नहीं है तलत साहब, दिस इज़ वन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं, सब ने मिल के इस पर बड़ी मेहनत की है, एंड वी कैन नॉट लेट इट गो टू वेस्ट। तो इसीलिए मेरी कल जो है मैंने अपील की थी कि ये स्ट्राइफ और स्ट्राइक, इससे परहेज़ कीजिए, और अगर आप मुल्क और अवाम की मदद करना चाहते हैं तो वो मुल्क बंद करने से नहीं होगी। अगर आपके कोई, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, तलत साहब आपके व्यूज़ और हो सकते हैं, मेरे व्यूज़ कोई और हो सकते हैं, लेकिन हम मेज़ पर बैठकर बात करें, पार्लियामेंट में बात करें, और बड़े एवेन्यूज़ हैं जहां बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कंट्री एंड वेयर वी वांट टू गो। अच्छा, ज़रा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें। मेरे ख्याल में ये इसी नुक्ते को मज़ीद समझाने की ज़रूरत है
कि जब इन्वेस्टर बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देखता है तो वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी मौक़े को भी देखता है, लेकिन इसके साथ साथ हालात की जो मिसालें हैं उनको भी देखता है। जब दारुल खिलाफा के ऊपर कंटेनर लगे होते हैं, जब जत्थे जो हैं वो आ रहे होते हैं, जब आग के इमेजेस सोशल मीडिया पर फैल रहे होते हैं, तो मैं ज़रा आपके तरफ से जानना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर है वो डज इट बिकम जिटरी, या आपके ख्याल में वक्ती तौर पर उनके मसाइल होते हैं फिर उनको एड्रेस करना पड़ता है, तो बाहर से पाकिस्तान का इमेज क्या बनता है जब ये तस्वीरें तवातर के साथ हर वीकेंड के ऊपर नज़र आती हैं पाकिस्तान से आती हुई? आई थिंक आपका बहुत दुरुस्त सवाल है, इन अ वेरी टाइमली क्वेश्चन। जिस तरह मैंने अभी पहले जिक्र किया तलत साहब के हमें टैक्स टू GDP 13.5% की तरफ लेके जाना है, वी हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसी तरह जो हमारा इन्वेस्टमेंट की इस वक्त रेशियो है कंपेयर टू GDP, वी हैव टू टेक इट टुवर्ड्स 15%। आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है और उसमें मैं आता हूँ, बट ऑल्सो इंक्लूडिंग द लोकल इन्वेस्टर्स। वी वैल्यू आर लोकल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वेदर इट्स their investment here in the industry, whether they are going to be part of the privatization program. लेकिन let's come back to the point that you have just made. क्योंकि तलत साहब कल से पिछले 24 घंटे में जो मैं होस्ट कर चुका हूँ, एक तो बार्कलेस बैंक के वसातत से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हुए थे, कल उनके साथ बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। आज सुबह एशियन डेवलपमेंट बैंक का डेलीगेशन था और ये तलत साहब उनके सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो आप ये समझ लीजिए उनका बोर्ड है। सो वेदर इज आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और आर मल्टीलैटरल पार्टनर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो यहाँ देख सकें कि ओवरऑल एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, और दोनों जो सेगमेंट्स हैं, I got a lot of comfort from them, and I tell you they were very complimentary कि जो हमारी मुआशी सिमत जहाँ जा रही है, they said this is again great direction of travel, लेकिन more importantly ये जितने भी investors आ रहे हैं और जो मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं, they are saying we are there to help, support, assist and fund you। ये बहुत बड़ी बात है तलत साहब, और ये हमें अपॉर्चुनिटी है जो हमने इसको कैपिटलाइज करना है। अगली 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ B2B इन्वेस्टमेंट्स एंड इंशाल्लाह नंबर ऑफ MOUs, और आज आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि कितना बड़ा एक नंबर है जिसमें ये होगा। और ये देखें, ये हवाई बातें नहीं हैं। जो सऊदी में अगर आप देखें फ्रॉम B2B पर्सपेक्टिव, इन द लास्ट 3 to 4 months 2 की इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। अरामको इन्वेस्टिंग इनटू गो एंड देन वाफी कमिंग इनटू शेल। मैं फिच की रिपोर्ट देख रहा था जो 17 जुलाई को आई, फिर स्टैंडर्ड पोर्स की रिपोर्ट है जो 31 जुलाई को आई। उन्होंने ये जिक्र किया जो आप फरमा रहे हैं कि सियासी इंतशार से पाकिस्तान की मुआशी परफॉर्मेंस जो है मुतासर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अहम सियासी तसलसल का भी है कि हुकूमत की तब्दीली या कोई बहुत बड़ा मसला सियासी तौर पर वो तसलसल को मुतासर कर सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की प्रोजेक्शन सियासी तसलसल, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से क्या है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा तलत साहब के एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी आर ए कोalition गवर्नमेंट, वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो टैक्सेशन साइड पे है, जो एनर्जी साइड पे है, जो SOE रिफॉर्म्स के बारे में है, अपने पब्लिक फाइनेंसेस को ठीक करना है, और इसमें द कोalition गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर that this is the direction that we need to follow। और उसके देखें, ये सिर्फ हम ये this is not only about theory। अब जो मेन चीज़ ये है कि अब हम we can show a credible track record, because उसके अब समरात आने शुरू हो गए हैं, and that is my view back to the opposition parties as well,
कि कम से कम जो बार बार, अब तो इतनी दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं तलत साहब, कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि एक चार्टर पे हम सब लोग एज वन नेशन हम इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल, आखिर में एससीओ कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, इससे पाकिस्तान की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? हाँ देखें, पाकिस्तान हैज़ बीन मेंबर ऑफ द एससीओ organization for the longest time. The very fact that we are now hosting it, we have heads of states who are coming in. On the sidelines of that, there will be a lot of discussions. तो मैं तो सिर्फ इस बात पे बात करूंगा कि the moment they arrive, and inshallah by the time they leave this country, they will be even more sure that Pakistan is an investment destination, and as a country, inshallah, we are going to get into a very good place on the economic front. सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें अनायत किया। नाजरीन, आप सुन रहे थे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से हमारी बातचीत। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं सेनेटर हामिद खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अभी मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एहतजाज की कॉस्ट क्या है। हम नंबर्स में नहीं जाते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कह रहे थे कि एहतजाज अगर आप टेबल पर बैठ के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अब आइनी तरमीम के हवाले से क्या इम्कान है कि किसी जगह पर कोई टेबल लगे और अपने तमाम नुक्ताए नज़र जो है वहाँ पे रखें और डिबेट करें, या आपके ख्याल में ये नॉन निगोशिएबल, ये टेबल पर तय नहीं होने वाला? देखिए, टेबल पे ही आखिरकार होता है, लेकिन इस किस्म का आईनी तरमीम पैकेज मैंने कहीं नहीं देखा, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में लाया जाए और जो लाने वाले हैं उनको ना पता हो क्या है। यानी उस दिन हम तकरीबन सेनेट में कोई 10-11 बजे तक फंसे हुए। भाई, आईनी पैकेज है, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक कर दी जाती हैं महीनों पहले। और हमारा भी एक ट्रेडिशन है, मतलब ये 1972 से अप्रैल 73 ये सारी प्रोसेस चला था आइन बनाने का, जिसका मैं क्रेडिट देता हूँ भुट्टो साहब को कि उनके पास 2/3 अक्सरियत थी। चाहते तो वो भी बुलडोज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्हें हर बड़ी छोटी पार्टी को शामिल किया, अपोजिशन पार्टीज़ को भी शामिल किया। उसमें उस वक्त वली खान मेन अपोजिशन लीडर थे, उसके अलावा मुफ्ती महमूद, हम सबको शामिल करके एक मसवदे पर फाइनली एग्री किया। चलिए, वो तो ओरिजिनल आइन है। इवन 2010 वाला जो 18वीं तरमीम है, वो दूसरा मेन क्रेडिट मैं कहता हूँ, इन बिटवीन वो मार्शल लगते रहे या वो, उसमें भी तकरीबन 6 माह एक 27 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सरबराही रज़ा रब्बानी ने की थी। और उसमें सारी पार्टी शामिल थी, बड़ी छोटी, और उसमें बड़े अच्छे पुराने उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी थे, वकला भी थे, जिसमें एस एम जफर साहब थे और थे। तो उस अल्टीमेटली कंसेंसस हो गया, तो फिर वो तरमीम पास की गई। तो ये अगर पैकेज जो होता है, उसके लिए तो ज़रूरी होता कि ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस हों, बल्कि ये पब्लिक किया जाए, उसमें बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल से भी राय ली जाए, और उसके अलावा जो और हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें अवाम सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उनसे भी राय ली जाए, उनकी भी सिविल तंजीमों से ली जाए। तो ये कैसा पैकेज है जिसकी रात पर इल्म किसी को तो नहीं। आपको प्रोसेस पर फिर एतराज़ हुआ? अगर मफरूज़े पर मबनी सवाल अच्छे सवाल नहीं होते, क्योंकि आप यू कैन ईजिली नॉक इट आउट कि यार ये तो मफरूज़े पर मबनी है, लेकिन चलें बहस को चलाने के लिए हम कर लेते हैं। वो ये कि अगर ये प्रोसेस शुरू हुआ होता और उसका जो मरकज़ है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता और उसको ओपन कर देते, उसको डिबेट कर लेते, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो उस वक्त के प्रोसेस के बाद ये तजवीज़ आपकी जमात को काबिल कबूल होती, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी भी फॉर्म में, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या नहीं? वो किसी तौर हमें कबूल नहीं होनी। लिहाजा प्रोसेस का तो मसला नहीं है, फिर सब्सटेंस का मसला है। वो जो चीज़ है ना, ये एब्सोल्यूट्स में है। एब्सोल्यूट कोई जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एब्सोल्यूट होता है, या बेसिक फीचर्स हम उसको कहते हैं। उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये दो चीज़ें नेगोशिएट हो नहीं सकती। वो किसी पार्लियामेंट पर इख्तियार नहीं। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट है
किसी भी पार्लियामेंट को किसी तौर पर भी कबूल नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं वो गालबन इस निज़ाम से नहीं उनको तब कि कहाँ होती हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वरना सुप्रीम कोर्ट ही हाईएस्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हाई कोर्ट जो हैं वो सूबों की हद तक और जहाँ मरकज़ी हो वो उनकी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 199 में वो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट होने का तस्वर ही कोई तो नहीं। आप कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये उसके साथ ये फिडल कर रहे हैं, तो ये तो इस बात से कतई नजर के 6 महीने पहले आती, 8 महीने पहले जब आती आए, है। हाँ, So, वो- रात दिन सवेर माँ का इशू नहीं था। अच्छा, अब अगर वो आईनी तरमीम की तरफ जाते हैं, अब दूसरे मफरूज़े पर अपनी सवाल है, क्योंकि यही होगा कि आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर 25 को ट्रांजिशन हो जाएगी और जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और ये कोर्ट ऐसे ही काम करती रहेगी और इस जज साहबान के जो उनकी तशरीह है आइन की शिकों की वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो निज़ाम ख़ास तरीके से चलेगा और अगर हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बड़ी तबाही होगी। मैं आपको सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बतौर वकील के कह रहा हूँ, मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूँगा। मैं जान देना पसंद करूँगा इस किस्म की जो पैरेलल अदालत या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बावजूद फिर आप क्या करें? बावजूद भाई हम हर चीज़ कर गुजरेंगे। मसलन? मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हमें लड़ना मरना पड़ जाए वकीलों को, हम लड़ मरेंगे इसके ऊपर। ये चीज़ नहीं कबूल करनी हमने किसी सूरत करनी। ये वो डिज़ास्टर है जिसका अभी तक सोच नहीं सकते। आप देखिए कभी किसी जगह पैरेलल कोर्ट निज़ाम आया है कि आप कभी इधर से चाहें फिर उधर चले जाएं? ये नहीं हो सकता। ये लेकिन जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पे आप खुद और हमारी आपकी पिछले ज़माने में दूसरे मामलात के ऊपर भी बात होती रही, तो वो अंसर भी तो है कि आईनी शिकों को आप सियासी मामलात को तय करने के लिए इस्तेमाल करते, तो उसका भी तो कुछ तदारक होना चाहिए कि नहीं? वो होना चाहिए, उसमें कोई इनकार नहीं। मैं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हूँ इस सब्जेक्ट पे, सिर्फ मेरी किताब एग्जिस्ट करती है ना। सारे दौर के बारे में मैंने लिखा है, यहाँ भी गलत यहाँ भी। इसका मतलब नहीं कि अगर घर में कोई बुराई है तो घर की इमारत ढा दी जाए, ये गलत होगा। मैं ये कहता हूँ इसमें बहुत सारी, मिसाल के तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सकता है विद इन सुप्रीम कोर्ट, वो तो कोई मसला नहीं। इंडिया ने रिजॉल्व कर ही लिया ना, इंडिया का भी यही सिस्टम है, कोई फ़र्क नहीं है इंडिया के और पाकिस्तान के सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम में। यानी वहाँ भी हाई कोर्ट ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स एंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। और उसमें उन्होंने ये किया क्योंकि इस पर बड़ी लहदे हुई, 1999 की जजमेंट्स है, 94 की जजमेंट्स है, बहुत सारी जजमेंट्स हैं। उन्होंने एक तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की कि किसी सूरत हम हिलाने नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि हाँ कुछ क्वेश्चन जो है प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन विद पॉलिटिकल इम्पैक्ट होते हैं, उनके लिए उन्होंने 5 रुकनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के नीचे बन गया। हाँ ठीक। वो बना सकते हैं आप। पहले 5 जजेस पर मुश्तमिल हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, वो बना दें। लेकिन आइन में कहाँ पे लिखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सकते? कहाँ पे लिखा है? वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि मुझे साइड आपके कर सामने पूरा चैप्टर है जुडिकेचर पर। ठीक। उसमें कहा हुआ हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें लिखा हुआ हाई कोर्ट जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें। इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सकते। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है ये व्हाट आर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेटर में, आप स्पिरिट के बाद लेटर में कहीं पे बाहर तो नहीं करता ना नहीं, बिल्कुल बाहर करता है कि पार्लियामान ऐसी अमेंडमेंट पास नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं वो समझूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर फैला रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को दफन कर रहे हैं, ये तो, उसके बराबर में समझ। तो अच्छा, अगेन मफरूजे को आगे लेके चलते हैं। तो आपने कहा कि हर हाल में रेजिस्टेंस होगी, कुछ भी हम कर गुजरेंगे, जान दे देंगे और हम करने नहीं देंगे। हाँ। लेकिन सपोज करिए हो गया तो फिर वही मसला। तो आप रिवर्ट कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2 साल वकीलों ने जो कुछ जद्दोजहद की थी 2007 से 9 तक, वो एक दफा फिर रिपीट होगी। लेकिन आपके बार तो डिवाइडेड है। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट से बात करता हूँ, ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम। मैं अभी सिंध बार में रेजोल्यूशन देख रहा था, दे आर सेइंग कि वी आर ओपन टू द आइडिया। बहुत सारे लोग हैं बार के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार ने एक बाकायदा सेमिनार करवाया, आपने भी उसके अंदर। कोई सेमिनार नहीं हुआ था, वो बिल्कुल फ्रॉडुलेंट बात है।
ये सुप्रीम कोर्ट बार रिप्रेजेंट ही नहीं करती इस थॉट को। अब देखें ना, अब ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेगा। देखिए बात सुनिए, देखिए हम अंदर से जानते हैं कि कौन क्या है, कौन कहाँ उसके साथ मिला हुआ है। ये तो बात हम आ जाएगी। मैं कहता हूँ ये करके देखें, ये अगर कभी खड़े हो जाए वकीलों के सामने, ये इस वक्त अपने सौदे वादे कर रहे हैं क्योंकि लास्ट चीज़ है सदर के लिए कि मैं इससे क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये तो दुख की बात है हमारे लिए, अफसोसनाक बात है कि लोग अपने असूलों को छोड़कर मफादात की सियासत करना शुरू कर दे वकीलों के अंदर। उस वक्त भी बात डिवाइडेड थी। आपने क्या आपके ख्याल से ऐसे लोग नहीं थे जो उसका साथ दे रहे थे? इस मुशर्रफ का देने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन जब एक चीज़ चलती है तो रुक नहीं सकती। तो इसलिए अगर ये डिज़ास्टर करेंगे, 1-2-3 साल फिर हमारी तारीख के ज़ाया होंगे। ये अगर अभी से अकल कर लें, इसको विद इन दिस सिस्टम रिफॉर्म कर लें, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ डिस्ट्रक्शन टू माई माइंड। देखिए सारे दुनिया के हमने कॉन्स्टिट्यूशन निज़ाम एग्जामिन किए हुए हैं। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सिर्फ वहाँ बंद जहाँ पर यूनिफाइड इंटेग्रेटेड कोर्ट सिस्टम नहीं होता। पाकिस्तान, इंडिया, कॉमन लॉ कंट्री सब में इंटेग्रेटेड सिस्टम है, एक ही पिरामिड होता है, सेपरेट पिरामिड्स नहीं होते। लेकिन ये सिविल लॉ और ये जिनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल लॉ कंट्रीज़, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पर प्रेसिडेंट को इम्पोर्टेंस नहीं है जो कि कॉमन लॉ कंट्रीज़ में है। इसलिए वहाँ पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये सिविल का, ये क्रिमिनल का, ये इसका, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का, लेबर का वगैरह 6 सिस्टम साथ साथ चलते। वहाँ पर चूंकि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसा सच नहीं होती, तो वहाँ एक बनाई जाती है इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इस निज़ाम के अंदर गुंजाइश नहीं है, वो और सिस्टम है। बट टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, नए चीफ जस्टिस 25 तारीख को आ रहे हैं, आने चाहिए ना, आने चाहिए। हुकूमत ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं आ रहे, तो आने चाहिए। उसकी वजह क्या, अभी तक क्यों नहीं नोटिफाई क्यों नहीं किया? अब ये आप देखिए ना, अब आपकी ख्वाहिश वहां से नजर आता है ना, मुख्तलिफ यही हुकूमत 3 महीने पहले नोटिफाई कर रही, पिछला चीफ जस्टिस यहाँ 15 दिन पहले नहीं हो अभी तक। चले वो भी आपके बात दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोसीजरल प्रॉब्लम तो नहीं आप देख रहे ना कि 25 से पहले अगर ना हुआ तो कोई वायलेशन तो नहीं है किसी चीज की? नहीं, बात यह है कि जो कुछ हो रहा है उसके पस मंजर, उसके फंसे महा, अगर ये बात ना होती, अगर अमेंडमेंट की बात ना होती तो हमें क्लियर था कि आर्टिकल 175A से बाहर तो आप निकल नहीं सकते। ठीक है, तो वो तो उसने होना ही होना, जो नेक्स्ट सीजन बहुत सा आदमी है ये नहीं रियलाइज कर रहा है कि आप अगर बाहर के इशारों से जुडिशल सिस्टम को ख़राब करेंगे, इसलिए कि आपको ख़तरा है कि उसमें इंडिपेंडेंट जजेस ना हो, कि इंडिपेंडेंट व्यू ना ले जाएं किसी चीज़ का, तो इसके लिए आप उसका नुकसान बहुत बड़ा पहुंचा। बिल्कुल। आखिर में ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर ने कल एक प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया कि अगर नए चीफ जस्टिस आते हैं तो फिर उनके ख्याल के मुताबिक इलेक्शन का ऑडिट होगा। यानी मुराद इससे ये है कि ये इलेक्शन 2024, जिसके बारे में तफसीली जजमेंट जज साहबान की उन्होंने लिखा है पेज 61 के ऊपर कि वो इलेक्शन की सेहत से इत्तफाक नहीं करते। आप समझते हैं कि इलेक्शन के नताइज को भी रिव्यू किया जा सकता है नए चीफ जस्टिस के आने के बाद? नहीं, वो एक या आपको पिटिशन इस तरह की लेके जाएंगे आप? इस तरह हमारी पेंडिंग है, ये तकरीबन ये फरवरी की, मैं खुद उसमें काउंसिल हूँ और इमरान खान पटिशनर है, ये पेंडिंग है सिंस अर्ली मार्च और लेट फरवरी पेंडिंग है। उसमें हमने कहा ऑडिट कराया जाए, ये कुछ है उसमें कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी हो। ठीक, एक चीज तो वो पेंडिंग। इनको खौफ किस बात का है? क्यों ये अदलिये के निज़ाम को डिमोलिश करना चाहते हैं? इसलिए जैसे इनकी बात, अब उन्होंने किसी ने कहा, इनसे पूछा, मुझे खुदा मालूम कि वो जो कहने वाला है, तो उन्होंने पूछा मौसूफ से कि भाई उन्होंने अगर उनकी जो रिजर्व सीट्स दे दी हैं उस प्रपोजन में जिसमें आप एक्नॉलेज करते हैं कि वो सीटें आपकी नहीं हैं, तो किसमें क्या हो गया, हुकूमत तो आपकी फिर भी कंटिन्यू करेगी। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, इसके बाद ये ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे और फिर ट्राइब्यूनल्स बहुत सारे केसेस में जो हारे हुए को जिता देंगे, जीते को हरा देंगे अगर ठीक ऑडिट हो गया। तो इसलिए इनको पता है इनकी अपनी सीटें हिल रही हैं, कोई 27,000 से हारा हुआ, कोई 20,000 से, कोई 50,000 से। ये सारी चीज़ें, उस सारी चीज़ को रोकने के लिए ये आइन को तबाह करने पर बैठ तो जिसके आप मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हैं। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सेनेटर अहमद खान साहब की बात सुन रहे थे। स्टे ट्यून्ड।
नाज़रीन, हमारे पास पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा साहब, दिफाई मामला तो अपनी जगह पर, लेकिन सियासी मामला पर ज़्यादा हमें तवज्जो देनी पड़ रही है आजकल। आपने कल आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कहा कि इम्कान को रद्द नहीं किया कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, या उसके ज़रिए तसलसल ख़त्म हो सकता है इस निज़ाम का, वो क्या स्टेटमेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट टू स्टेटमेंट का जो है ना, आज से अगर आपको याद हो कि जब जो है जो क्राइसिस थी अरूज पे पहुंची, मुझे एग्जैक्टली टाइम फ्रेम मेरे जहन में नहीं है, तो जब ये फैसला आया 8-5 का था फैसला, या जो 8 जज साहबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन आया, मेजॉरिटी डिसीजन जो है, ये तब की बात है। तो उसमें ये चीज़ जो है पीटीआई वालों ने बड़ी बरमला कही कि ये दे पोर्ट्रेड दिस थिंग और दिस डिसीजन एज देयर विक्ट्री। अच्छा, वो आप अगर उसकी बात कर रहे हैं जो 70 पेज का मुफस्सल डिसीजन है, उसकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, उस वक्त उससे पहले मैं उससे पहले की बात, ठीक, जब शॉर्ट ऑर्डर आया कि 8-5 के ऊपर, ठीक है, जो है ना वो उन्होंने फैसला दिया। जब हमने कहा कि जी जो लोग वहाँ नहीं भी थे उनको भी रिलीफ दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने फारिग कर दिया, पीटीआई को उन्होंने पार्लिमानी जमात में, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दी। वो उस फैसले की जो हैयत है या उस फैसले की जो स्ट्रक्चरिंग है, मैंने उसको मद्देनजर रख के उस वक्त भी कहा था कि दिस इज लीडिंग टू समथिंग मच मोर सिनिस्टर। ठीक है, तो मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कल भी कहा कि ये पॉसिबिलिटी जो है ना ये मौजूद है, और ये पीटीआई बड़ी बरमला उस वक्त भी कहा, उस वक्त पब्लिकली उन्होंने कहा, लेकिन अब भी वो ये कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं कि ये 25 गुजरने दे, तो उसके बाद जड़ा है बैजा हो जानी। अच्छा, बैजा जो है, अब तो जो मुफस्सल फैसला आया 8 जज साहबान का, उसके पेज 61 पे बैजा का जो कॉन्टेक्स्ट है, मजीद उसकी वजाहत कर दी कि हम नाज़रीन की सहूलत के लिए पढ़ देते हैं इसको। एक तो इलेक्शन कमीशन की उन्होंने धुनाई की कि आपने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसका मतलब है कि मेरी उस वक्त की जो स्टेटमेंट थी, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ, बिल्कुल। अच्छा, उसमें साथ में ये भी कहा कि किसी भी निज़ाम की लेजिटमेसी और उसके इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से अपना काम सर अंजाम दे। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरी मामलात और इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टरल प्रोसेस को मद्देनज़र नहीं रखा, और 2024 के इंतखाबात में वो फेल हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल जो आप इसका जो भी इसमें से निकाल रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। यही चीज़ जो है ना, मुझे ये दूसरी दफ़ा कल मैंने कहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो व्हाट डज इट मीन, मतलब ये इसकी प्रैक्टिकल शेप क्या होगी? इलेक्शन ऑडिट कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। बतौर सियासतदान, मतलब आप जीत के आए हैं तो आपको तो खदशा तो होगा कि भाई ना सी पी कट के आए हैं। कोई अड्डा कोई नहीं। मैंने 8 इलेक्शन लड़े हैं, 8 के 8 में मुझे इलेक्शन पिटीशन में जाना पड़ा। 8 में यानी होंगे ना बाज़ वक़्त बंदे को कोई ऐसे भी मुखालिफ मिलते हैं जो तस्लीम कर लेते हैं कि छाड़ भी देने उन्होंने नहीं डेस्परेशन ही है ना। लेकिन ये एक हल्के का मामला, लेकिन ये हल्के का मामला, ये पूरे इंतखाबात का, ये पूरे इंतखाबात का मामला। देखें, बात असल में ये है कि विदाउट मैं कोई इसमें पर्सनल बात नहीं कर रहा, अब भी मेरा अदारा जो है जिसका मैं मेंबर हूँ या जिस बरादरी का मैं मेंबर हूँ, सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो उनकी इन मामलात पे बात करने की लेजिटिमेसी मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, मेरी ज़्यादा है हमारी लेजिटिमेसी। 14 या 15 या 16 या 17 बंदे जो है ना, उनकी राय उतनी लेजिटिमेट नहीं हो सकती जितनी पार्लियामेंट की राय है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो हैं उनकी वो एक्चुअली मंबा हैं जिससे हर चीज़ जो है वो जन्म लेती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें सब कुछ है। अब देखें, एक प्रपोजल आया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। इक़्तिदार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, मेरी बात आप समझ रहे हैं जी। और इक़्तिदार कुल्ली जो है वो रखना चाहते हैं अपने आप। ये आपके मुखालफिन ने ये दिया है प्रपोजल, ये कहाँ से आया प्रपोजल?
छोड़े वो आपको पता लग जाएगा जी किसी मैं आपको दस दियो ना, तो सामने बैठे। मैं बात सारा कुछ दसा मैं मेरे को रह भी नहीं जाता है मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो तरमीम आ रही है ना उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक अलहदा इंस्टीट्यूशन। दूसरा ये है कि जो मर्जर है जुडिशल कमीशन का और पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, मैं उसका चेयरमैन हूँ इंसिडेंटली, ये भी एक हादसा है। ठीक। और एक और चीज़ है, जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं उनमें तमाम सियासी पार्टियों ने साइन किया हुआ है। ये तीनों जो हैं सीओडी का हिस्सा हैं, ये मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है जिसमें इमरान खान साहब ने भी साइन किया हुआ है, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी साइन किया हुआ है, मियां नवाज शरीफ ने भी साइन किया हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद ने भी साइन किया हुआ है, और जरदारी साहब भी इसको फुली सारी पार्टी ने इंडोर्स किया हुआ है। और उसकी उस सारे मिसाक के खालिक जो है ना वो हमारी पार्टियों में आज भी जिंदा है, जिन्होंने वो सारी ड्राफ्ट किया था सारा कुछ। अब एक चीज जिसके ऊपर तमाम सियासी बराद साइन है, वो डॉक्यूमेंट सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसका एक अपना मुकद्दस तकद्दस है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने को कह रहे हैं। कोई कहता है ये तरमीम आ रही है, कोई कह रहा है वो तरमीम आ रही है। मैंने आपको बता दिया कि तरमीम ये आ रही है, और अगर इसके ऊपर कोई पार्टी वोट नहीं देती या इस किस्म की जजमेंट जो है आती है, तो मैं समझता हूं कि ये कोई इट्स नॉट फेयर। लेकिन नॉट फेयर। लेकिन ख्वाजा साहब तरमीम देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल आसमां के प्रोग्राम में भी बताया था, मैं आपके भी ये जब बात तय हो रही थी, ये मेरे घर में मीटिंग हुई लाहौर में, मेरे घर में। वहाँ पे एजाज हसन साहब थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वहाँ पे एक फारूक नाइक साहब थे, और मैं था। हमने वहाँ पे पूरा जोर लगाया कि ये जो इसमें जो टिल्ट रहे इसका पार्लियामेंट का जो है टिल्ट रहे, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो जो जुडिशल कमीशन जो है उसकी ये अल्टीमेट जो है, और थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ जो है होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जुडिशरी के पास पावर होगी। ठीक। यूफोरिया था एक सक्सेस का, कभी जुडिशरी की तहरीक जो है कामयाब हुई है, हर एक हाई पॉइंट था उस वक्त, हाई पॉइंट था। सो दे प्रिवेल। मैं उसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात कर रहा, लेकिन दैट्स ए फैक्ट, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन अगर आज हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या मजायका है को हम कोई PMLN की नहीं है ये चीज़, ये पीपल्स पार्टी की चीज़ नहीं, ये मुतफ़िका डॉक्यूमेंट है मिसाक जमहूरियत जिस पर तमाम सियासी पार्टियों के साइन है। इम्प्लीमेंटेशन की बात, ये तमाम बातें जो है कह रहे हैं कि जैसे को लुट पा रहे हैं कि जी ये जो तरमीमें कर रहे हैं, कोई ऐसी तरमीम नहीं आ रही। मैंने आपको बता दिया कि ये तरमीम, कोर तरमीम यही है, वो जो मुसवदे वगैरह वो सारा फारिग, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। ये हम चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत की आज 18 साल के बाद जो है उसके ऊपर जिन लोगों ने साइन किए हैं वो जिंदा हैं, स्वाय बीबी शहीद के, बाकी सारे जिंदा हैं जिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे जिंदा हैं, अल्लाह ताला ने लम्बिया उम्र अता फरमाए, और वो जिंदा है। सिर्फ उनको कहा गया जी जहाँ साइन किए हैं कि उनको थोड़ी सारी मेरा मतलब है करो जड़ी ये। लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं फिर 18 साल के बाद और जाग क्यों आई? नहीं, हमने पहले भी कहा, हमने जिस वक्त 25 तारीख से पहले क्यों करना चाह रहे हैं? हमने 2008 में भी स्ट्रगल की इसके लिए, बड़ा जुडिशरी प्रोवाइड फॉर वन रीजन और द अदर। उसके बाद जो है आपको पता है कि उसके बाद जुडिशरी जो है उसका एक नई शेप, एक नया कल्चर डेवलप हुआ उसके बाद 2008 के बाद जो है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तकवीयत, जिस तरह स्नो बॉलिंग होती है ना, वो तकवीयत पर पकड़ा गया। अब जो है सुओ मोटो अच्छा 184 ये जो है ना उसकी भी डिस्कशन हुई कि वो भी जो है नोटिस जो है ना वो किस तरह लिया जा सकता है, ये भी उस डिस्कशन में शामिल था। मुझे इसलिए याद है कि मैं वाज पार्ट ऑफ द डिस्कशन। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर इस जुरिसडिक्शन का मामला है या नहीं है? 180 मैं आत्मी कमेंट इसमें नहीं दे सकता, लेकिन मेरा जो कोर है वो यही है, लेकिन कोर यही है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय जरूर दे सकता हूं कि उसकी भी कोई कर्टेलमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि टेलीग्राम आइएगी ये तो तुसी होते तुसी तानू किधर राती सुते पे
तो ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ के 184.3 लाता है। अच्छा जी, इसमें वापस है तो फिर आपको इसके लिए नंबर चाहिए होंगे ना, उसी पार्लियामेंट के आएंगे उसके लिए नंबर चाहिए होंगे। बिल्कुल। और अगर आपके पास नंबर नहीं होते, मफरूजे पर मबनी है, लेकिन यही ऑप्शन होगी ना, या होंगे नंबर या नहीं होंगे। बिल्कुल सही, there is no third option here। एग्जैक्टली, दरमियाना रास्ता है नहीं। तो एस्यूम कि आपके पास नंबर नहीं होते, पहले इसको टैकल कर लेते हैं, तो फिर तो ये आईनी COD जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। चलिए COD की इम्प्लीमेंटेशन की, तो फिर तो ऑडिट लाजमी होगा इलेक्शन का। आई डोंट नो। देखें, इस मुल्क में जो है आप बिफोर हैंड को हतमी बात नहीं कर सकते। यहाँ पे सियासी माहौल भी, मौसम भी बदलते रहते हैं, जुडिशरी का माहौल और मौसम भी बदलते रहते हैं। इन दो के मुतालिक तो मैं कह सकता हूँ नहीं। मैं वैसे इसको इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है ना, तो उस नाते में बात तो इलेक्शन जो इस है मुल्क में यही मैटर करती है, या ब्यूरोक्रेसी है, या ब्यूरोक्रेसी मैटर या ब्यूरोक्रेसी मैटर करती है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट स्टेट जो है पाकिस्तान के, वो ये निज़ाम चलता रहता है। लेकिन आपको फिर ज़ाहिर खदशा तो है कि अगर ये तरमीम ना आए, हम जो है किसी चीज़ को रूल आउट नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि कोई हतमी चीज़ जो है सियासत में जब तक हो ना जाए, ट्रांजैक्शन जो है कंक्लूड ना हो जाए, आप उसको करेंगे। अगर कोई हतमी दावा करेंगे और बाद में ना होए हो तो फिर मुझे आखिरी तरमीम के ऊपर आपका कमेंट भी है। एग ऑन योर फेस कहते हैं ना। मैं पिछली तरमीम में, मुझे आपका कमेंट भी याद है, आप चल के आ रहे थे, फिर गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे, फिर उसके बाद आपने तरमीम के पास आपने कहा। तो इस मरतबा मूड क्या है? आपको लगता है कि आपको वही वॉक दोबारा तो नहीं करनी पड़ेगी कि जी नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से को नंबर नहीं है? नहीं, मैं को इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहता। मे बी मैं चलिए इंडिकेशन बता दें। आर यू मोर होपफुल नाउ देन यू वर प्रीवियसली या नहीं? I think our act is more organized this time than the last time. ठीक। अगर उस वक्त our act was perhaps there were some homework was still to be done. So, इस वजह ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से करना बेहतर डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन ये SCO की कॉन्फ्रेंस ज़रा गुजरने दे, ये एक बहुत बड़ा हमारे पे ज़हन पे है कि ये अल्लाह ताला कामयाबी से गुजार दे। मंगल को जो है वो भी आ रहे हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, फिर एक दो और भी डिग्निटरीज इन दिनों में आ रही हैं, सऊदी अरेबिया वाले एक बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। तो ये सारा एफर्ट जो है ये इसीलिए हो रहा है, ये जो बहुत बड़ा इवेंट है। गंडापुर वगैरह वाले जो हैं, जो उन्होंने वारदात की है या कोई और इधर खबरों सजियों तुहानू बयान नज़र आते हैं, वो सारे इसी के लिए कि किसी तरह ये थ्रेशोल्ड ना क्रॉस हो। ठीक, लेकिन ये इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसके बाद फिर एक और इवेंट आने वाला है जो आईनी तरमीम का। विल हैव टू वेट फॉर दैट। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, राजी ने हमारे तरफ से एक थे। अल्लाह हाफिज़।